नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिशु सिंह है और मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और आज मेरी ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे मेरी प्लेलिस्ट में जाके और दूसरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है साहित्य का इतिहास, दर्शन एवं लेखन की पद्धतियाँ। और मैं एनटीए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। साहित्य का इतिहास, दर्शन। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। इटालियन विद्वान विको यह स्वीकार करता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ एक सी रहती हैं। ये इटालियन विद्वान विको का कथन है। और फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या क्या हैं ये हम अब आगे जानेंगे। और तो सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं, कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं। भले ही वो कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हो। गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास ग्रंथ को इसी पद्धति में लिखते हैं, जो कि है वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरा हम आते हैं कालानुक्रम पद्धति पर। कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उसका क्रम निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो कालानुक्रम पद्धति पर भी दो विद्वानों ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, एक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे हैं मिश्र बंधु। तीसरे पद्धति पर आते हैं। तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। मतलब इसमें तथ्य ऐसे रहते हैं जिसका मतलब तर्क दिया जा सके, सारे तथ्य ऐसे होते हैं। लेकिन ये पद्धति भी दोषपूर्ण मानी जाती है। पिछले दोनों पद्धतियों की तरह ये पद्धति भी दोषपूर्ण है। और इस पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। और उसके बाद चौथी पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विधेयवादी को मतलब किन शब्दों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वो होता है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आचार्य शुक्ल का मत है प्रत्येक देश का इतिहास, देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि साहित्य क्या है और दूसरा ये कि साहित्य का इतिहास क्या है। तो पहला ये हो गया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो मतलब ये हो गया साहित्य। और साहित्य का इतिहास क्या होता है कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। और आप सोच सकते हैं कि मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने इम्पोर्टेंट है, मतलब एनटीए नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए। तो उनको पढ़ना तो मतलब ज़रूरी है।
और विधेयवादी पद्धति की बात करें तो इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।